हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। अब आज हम लेकर के आए हैं BHDLA 137 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ सैम्पल पेपर के किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद आंसर। क्वेश्चंस और आंसर दोनों साथ में है और PDF फाइल भी है ये, ठीक है। ये PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस शर्त ये कि पहले आप इस वीडियोज़ को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो PDF कैसे मिलेगा ये हम पहले बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम जो ये क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस का वीडियोस मैंने सब्जेक्ट का वीडियो मैंने डाला था, उससे डायरेक्ट एग्ज़ाम से उसी वीडियो से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और उसी से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। अगर आप उससे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स का लिंक है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, ठीक है। तो आइए पहले वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। पहला है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, जो कि 5 है। 5 सिंपल पेपर इसी वीडियोज़ में है और प्लस में आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियोस को देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही आप देख लीजिए। चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है खंड क में कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। पहला है कि विभिन्न प्रकार के संवादों का उल्लेख कीजिए और दूसरा क्वेश्चन है टिप्पण लेखन यानी कि नोटिंग किसे कहते हैं उसे बताइए। और तीसरा है संप्रेषण के किन्हीं 5 तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे व्यावसायिक पत्र का अर्थ, उद्देश्य, लिखने का ढंग और प्रकार पर चर्चा कीजिए। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। इसमें से सिर्फ 2 ही का आंसर आपको देना है, लेकिन इस वीडियो में मैं इस चारों का आंसर आपको दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खंड ख में आपका दिया है, देखिए यहाँ पे खंड ख में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। पहला है कि अपने द्वारा पठित किसी कहानी की भाषा की विशेषता का उल्लेख कीजिए। दूसरा है बोलचाल की भाषा का विपयंकन क्यों आवश्यक है। तीसरा है सभा में किस प्रकार के आचरण को मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। चौथा है भाषा के उपयोग पर टिप्पणी लिखे। और यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, पत्र लेखन का अर्थ बताते हुए पत्र लिखने संबंधी आवश्यक बातों का उल्लेख कीजिए। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ही दे दिया गया है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है उसको बाद में दिया गया है, ठीक है। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से देखते हैं। देखिए पत्र लेखन का अर्थ बताते हुए, देखिए तो पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। क्लियर हो गया। पत्र मतलब कि ऐसा कागज कि उस पर कोई बात लिखी हो या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है, ठीक है। और आप देखें और उसके बाद में उस पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। इससे अपनी बातों को लेकर बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। पत्र के बारे में आप तो और जानते ही हैं। अब देखिए पत्र लेखन का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है। आजकल हमारे पास हाल चाल पूछने के लिए बहुत से आधुनिक साधन हैं, लेकिन बहुत से कार्यों में पत्र लेखन का ही करना पड़ता है, ठीक है। पत्र लेखन बहुत ही पुराना साधन है, पहले आधुनिक साधन नहीं थे, इसीलिए पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे से बात हुआ करती थी, ठीक है, आप ये जानते भी हैं। तो चलिए अब आगे इसमें बात करते हैं कि पत्र लेखन की आवश्यक जो है ज़रूरत, ठीक है, कि पत्र को साहित्य की वह विधा माना जाता है इससे मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भाव और विचारों को दूसरे से संप्रेषित करने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय से संबंधित विचारों को पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है। पत्रों के माध्यम से मित्रों और परिजनों के साथ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और इनके माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध प्रकट किए जा सकते हैं। यानी हर एक चीज़ आप इस पत्र के जरिए आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी आवश्यकता बहुत सारे हैं, यहाँ पे दिया गया है। चलिए ठीक है, ये आवश्यकता में यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिया गया कि पत्रों द्वारा सामाजिक संबंधों को मजबूत भी किया जाता है। पत्र को भविष्य का दस्तावेज भी कहा जाता है, ठीक है। पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें क्या क्या है ये यहाँ पे आपको
दे दिया गया है। इसमें 10 पॉइंट दिया गया है, जिसको आपको एक एक करके अच्छी तरीके से अभी मैं इसको पढ़ भी दे रहा हूँ, ठीक है। और चलिए देखिए, तो यहाँ पे दिया है जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि आप अगर लिखते हैं तो महोदय या सर या श्रीमान, इस तरीके से आप ये शिष्टाचार शब्द वहाँ पे पहले लिखेंगे। पत्र के हृदय के भाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, यानी कि जो उसके अंदर आप बात लिखें वो साफ साफ उससे साबित होना चाहिए कि हाँ ये बात यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। पत्र की भाषा आसान और स्पष्ट यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए और आसान शब्द होने चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें मुख्य विषय के बारे में जो यानी कि जो मेन काम है उसी के बारे में आपको लिखना है। पत्र में आशय और स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के बाद उसे दोबारा एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध और योग्यता को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि वो आपसे बड़ा है कि छोटा है, कि आपके सर हैं या आपके हेडमास्टर हैं या आपके बहन है या आपकी माँ है या आपके भाई हैं या आपके पिताजी हैं, किनके पास खत लिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको शब्द उसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। अनावश्यक विस्तार से हमेशा बचना भी चाहिए। और अगला पॉइंट है इसमें कि पत्र में लिखा हुआ लेख साफ व स्वच्छ यानी साफ सुथरा होना चाहिए, कोई उस पर दग्गा धाब इस तरीके से ना हो। पत्र लिखने के समय में बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं कि उसको जैसे हाथों से पसीना होता है या कुछ गिर जाता है, तो इस तरीके से वो चीज़ें उसमें ना हो, ठीक है। और साफ सुथरा लेख हो, यानी कि देखने में एकदम साफ क्लीन नज़र आए, पढ़ने में भी। भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का पता साफ साफ ये लिखना चाहिए। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, भेजने वाले और जिस बस भेजा जा रहा है उनकी पता एकदम स्पष्ट लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, करें वैयक्तिक लेखन की भाषा किस प्रकार की होती है, ठीक है। इसका आंसर भी बात किया जाएगा आगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं चार का संक्षिप्त टिप्पणी करें, जैसे हाव भाव, भाषा का व्यवहारिक पक्ष, श्रव्य माध्यम, सर्जनात्मक लेखन की भाषा, और अगला है संस्मरण की भाषा, फिर समाचार की भाषा का लेखन। इन सब का आंसर आपको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाएगा। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। ये सैम्पल पेपर यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या दिया है, खंड क में दिया है कि हाव भाव के प्रकार को बताइए। अगला है दूसरा क्वेश्चन है, क्या केवल वाक्य संप्रेषण क्रिया को व्यक्त करने में सफल होते हैं। तीसरा, आंगिक संप्रेषण के 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चौथा है, सरकारी पत्र के रूपरेखा को समझाइए। इन सब क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ अभी इसमें क्वेश्चन है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देता है वैसे ही यहाँ पे ये सिंपल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खंड ख में दिया निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 4 को उत्तर दिया। पहले, नए संचार माध्यम किन्हें कहा जाता है। दूसरा है, संवाद की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा है, सर्जनात्मक लेखन की विशिष्टता एवं प्रकारों पर प्रकाश डालिए। चौथा है, लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हो गए आपके। इनमें से चार का ही आंसर देना है, ठीक है। इसमें और 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। और अगला है, भाषा का व्यवहारिक पक्ष क्या है, ठीक है। इन 6 क्वेश्चन में से 4 का आंसर आपको देना होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे खंड ग में, इसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला, उच्चरित भाषा की प्रकृति, साक्षात्कार। तीसरा है, संवाद का मध्य। चौथा है, पत्र लेखन का उद्देश्य। पांचवा है, कार्यालयी लेखन। पत्र लेखन के उद्देश्य ऊपर पीछे मैंने बताया भी था, वो भी लिख दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायरी की भाषा। इनमें से किसी 4 को ही क्या करना है, इस पर टिप्पणी लिखना है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सैम्पल पेपर 3 आ गया है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, इसका PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कब मैं बता रहा हूँ आगे, पहले ये देख ले। अगला है यहाँ पे देखिए खंड क में कि किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। पहला, उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं बताइए। दूसरा है, अच्छी संवाद रचना के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि पत्र लेखन का अर्थ बताते हुए पत्र लिखने संबंधी आवश्यक बातों का उल्लेख कीजिए। ये पीछे मैंने बता दिया, सैम्पल पेपर 1 में इसका आंसर भी दे दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाव भाव का भाषा में क्या स्थान है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन है कि संचार की प्रक्रिया और संचार के तत्वों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा के रूपों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के किन्हीं 3 प्रयोजनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आंसर जो है, मैं इसके पहले वाले वीडियोस जो कि BHDLA एक मैं 45 मिनट का वीडियोस डाला हूँ,
उसमें इसको बहुत ही फुल्ली एक्सप्लेन के साथ अगर उस वीडियोस को आप एक मरतबा सिर्फ सुन लेंगे तो इन सब का आंसर आप उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब का आंसर, इसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर उसमें दिया गया है। ठीक है, मैं उसमें पूरा खुलासा कर दिया हूँ उसमें बुक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें समाचार बनने योग्य तत्व कौन से हैं। अगला है जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है संवाद की प्रक्रिया को समझाइए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं बताइए। और अगला है संवाद की भाषा शैली, जन संचार माध्यमों का स्वरूप, फिर से प्रतिवेदन की विशेषताएं। और अगला है यहाँ पे सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व और भाषा प्रकार और भाषा भेद। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होता है सैंपल पेपर 3। ठीक है, इन सब का आंसर अभी इसी वीडियोज में आपको मिलने वाला है, टेंशन न लें। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि भाषा के विभिन्न रूपों को समझाइए। ठीक है, फिर अगला है संवाद की संरचना में कौन से सोपान हैं। अगला है सफल संप्रेषण का अवरोध क्या है। समाचार की भाषा की विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, उसमें से किन्हीं 2 का आंसर देना है। अगला इसमें है कि इसमें से किन्हीं 4 का आंसर देना। अनौपचारिक पत्र की प्रमुख बातों का उल्लेख करते हुए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बनाइए और उसके बाद में यानी उसका फॉर्मेट बनाइए। किसी पठित आत्मकथा या यात्रा वृत्तांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है उच्चरित और लिखित भाषा के बीच विभिन्नता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहीं पे दे दिया गया है, आप इसको यहीं पे समझ ले। ठीक है, देखिए कहता है कि एक लिखित भाषा, जो कि लिखित भाषा और उच्चरित भाषा के भेदों तथा इन दोनों के परस्पर अंतर संबंधों पर काफ़ी विचार हुआ है। और विचार होने के बाद में क्या हुआ कि इन विचारों में इन दोनों रूपों की रूप संरचना को लेकर के बात कही गई है। ठीक है, उच्चरित भाषा में ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है और लिखित भाषा में लेखमीय यानी कि ग्राफेमिक इकाइयों का ध्वन्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण अवयवों उच्चारण प्रयत्न मुख विवर यानी कि ओरल कैविटी एक चीज़ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। उच्चारण अवयवों के संचालन वायु के दबाव और उतार चढ़ाव से है। बोलचाल की भाषा में वायु के संचरण में उच्चारण स्थान उस वायु के निकलने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ इसका आंसर ये भी है। ठीक है, क्योंकि ये 2 पार्ट में है तो इधर भी इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, लिखित भाषा बोलचाल की भाषा के अंतरों के सूक्ष्म अध्ययन हेतु लिखित पाठ की तुलना अनौपचारिक बातचीत से की जा सकती है। जैसे कि एक टीचर अगर लिखे हुए पाठों या पुस्तकों के आधार पर कक्षा में अध्यापन करता है, लेकिन पाठ की लिखित भाषा और अध्यापक की मौखिक भाषा भिन्न होती है। यानी देखिए जैसे कि एक बुक होता है, उसको अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो वो जो बातें बोलता है कुछ अलग बोलता है और जो उसमें लिखी रहती है कुछ अलग बोलता है। ठीक, कुछ अलग लिखा रहता है, लेकिन वो उसी का निचोड़ वो समझाता है अपने भाषा में। ठीक है, तो आगे अब देखिए कह रहा है कि उच्चरित भाषा का प्रभाव लिखित भाषा में मिलता है, लेकिन भाषा के विकास के समय उच्चरित रूप की प्रधानता रहती है जो लेखिम निर्धारण को प्रभावित करती है। यदि हिंदी की बात करें तो पुनर्जागरण जैसे कि भारतेंदु युग का एक साहित्य लेखन भाषा समुदाय द्वारा व्यवहित मौखिक भाषा रूप पर ही निर्भर था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है कि वर्तनी के स्तर पर जैसे कि मुसलमान, ठीक है, मुसलमान और मुसलमान। ठीक है, कलयुग कलयुग, देखिए लिखा जाता है क्या कलयुग, लेकिन पढ़ा जाता है उसे कलयुग। ठीक है, तजुर्बा ये पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है तजुर्बा। ठीक है, मद्रास, अब देखिए मद्रास मदरास मद्रास, लेकिन यहाँ देखिए जो ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पे मद्रास, उसमें द में ही र दे दिया गया। ठीक है, उसको मद्रास कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसका अन्य प्रयोग भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इसे भी देख लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया, प्रतिवेदन तैयार करने की योजना की किस प्रकार की जाती है। अगला है कि रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा व शैली के विषय में बताइए। अगला है कि 4 भौतिक स्थितियों का उदाहरण सही दीजिए, उल्लेख कीजिए। अगला यहाँ पे देखिए खंड ग में क्या दिया है क्वेश्चन कि इसमें से किन्हीं 4 को संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। ये
5 नंबर या 10 नंबर में आपका क्वेश्चन ये दे सकता है। पहला है आंगिक भाषा, दूसरा है सामाजिक आदान प्रदान, तीसरा औपचारिक पत्र के प्रकार, मुद्रित माध्यमों की भाषा, जैसे बैठक की कार्यवाही, और अगला है सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूप। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे सैम्पल पेपर 4 आपका ख़त्म होता है। अब यहाँ पे सैम्पल पेपर 5 आ गया है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अशाब्दिक अथवा आभाषिक संप्रेषण को समझाइए। अगला है कि हाव भाव की सामाजिक सापेक्षिकता क्या है। अगला है संचार का अर्थ बताते हुए संचार के प्रकारों के बारे में बताइए। फिर से अगला समाचार के गुणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें से किन्हीं 2 का आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि साक्षात्कार के 5 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका उल्लेख यहीं पर ही कर दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें देखिए जैसे औपचारिक संप्रेषण, ये यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका। परस्पर संवाद, ये भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। 2 पक्षों में शामिल होना, क्या मतलब होता है, ये यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगला है प्रश्नोत्तरी शैली और गंभीर विषय। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक में भी आ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आके इस पे टिप्पणी कीजिए संक्षेप में। ठीक है, तो आप इसे यहीं से इसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए औपचारिक संप्रेषण जो होता है यह साक्षात्कार का पहला सिद्धांत है। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है, औपचारिक संप्रेषण। साक्षात्कार में मित्रों एवं परिजनों से बात करने जैसा खुलापन नहीं होता, ये औपचारिक होते हैं, यानी कि इनका निश्चित ढांचा होता है और प्रश्नकर्ता तथा उत्तर देने वाला व्यक्ति किसी खास विषय पर बातचीत करते हैं। सामान्य बातचीत में कोई ढांचा नहीं होता, जबकि साक्षात्कार में एक ढांचे के दायरे में ही विचार विमर्श होता है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे परस्पर संवाद दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लें। अब देखिए नेक्स्ट है 2 पक्षों का शामिल होना। ठीक है, गंभीर विषय, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तरी शैली। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की परिवर्तन की उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, फिर उसी में क्या बोलते हैं कि सैम्पल नंबर 5 का ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि ये पहले भी क्वेश्चन इसके दे दिया गया था। 8 नंबर देखिए, औपचारिक पत्र के विभिन्न प्रकार के पत्रों के कुछ विषयों की सूची बनाइए। सृजनात्मक लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संवाद की औपचारिकताएं क्या क्या होती हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी करिए। उच्चरित भाषा के प्रकार, है ना। और दूसरा है यहाँ पे भाषा का छिपाने का काम, संपादक के नाम पत्र, संचार के लिए लेखन, वैयक्तिक लेखन, फिर से भाषा प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सैम्पल पेपर समाप्त होता है, जो कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए शामिल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम चला सकते हैं। और मैंने देखा कि कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं उसका स्कैनर ही इस वीडियोज़ में डाल दूंगा, उसको आप स्कैन करके डायरेक्ट उस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे हम, उसमें वहाँ से भी आप जा करके उस पर आप कर सकते हैं। और अगर इस तरह नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, सर्च मारेंगे। क्या सर्च मारेंगे, तो ALL ऑल, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डैश देंगे, फिर से यहाँ पे स्टडी, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे देंगे डैश, फिर यहाँ से लिख देंगे पॉइंट। ठीक है, इस तरह सर्च मारेंगे तो आपको डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से ये इस PDF को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से आता है मेन पॉइंट। यहाँ से कुछ VVI क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इसे अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ये गारंटी है। ठीक है, और ये नहीं कि देखिए सेम सेम क्वेश्चंस ही आए, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसे लिख दें। ठीक है, तो आपका नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि सर ने बताया है, मैंने सर से भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि उसी से रिलेटेड अगर आप आंसर लिख देते हैं तो आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, वो आपको दे दिए जाएंगे। चलिए, पहला सफल संप्रेषण क्या है, इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सफल संप्रेषण के बारे में बताइए, सफल संप्रेषण के प्रकार या तो सफल संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, है ना, उसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं। तो इन सब का आंसर इसी में छुपा हुआ है, यही आप लिख देंगे, आप उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है सफल संप्रेषण अनेक बार ऐसा, यानी कि
कई बार ऐसा होता है कि हम जो कहना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं मिल पाते हैं और हमारी बात दूसरे तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कुछ और लेकिन सुनने वाला समझ जाता है कुछ और, ठीक है। जैसे कि अगर हमको जैसे कहना होता है कि हमें जाना है, ठीक है। अब ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें जाना है। अब देखिए इससे स्पष्ट नहीं हुआ कि भाई कहाँ जाना है, ठीक है। अगर हम हाथ के इशारे से भी कह दें कि भाई हमको यहाँ जाना है, या आंख के इशारे से भी कह दें कि हमको जाना है, तभी भी ये संप्रेषण क्या है, सफल है। लेकिन अगर हम सिर्फ कह देते हैं कि जाना है और ना ही हाथ का इशारा दे रहे हैं, नहीं आंख का इशारा दे रहे हैं, ना उसके आगे बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, तो ये सफल संप्रेषण नहीं है। ये संप्रेषण क्या हो गया, टूट जाता है। और जब संप्रेषण टूट जाता है तो वो सफल नहीं होता है, आपकी बात अधूरी रह जाती है, जिसका मतलब लोग गलत भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सफल संप्रेषण संपर्क का काम करता है। संप्रेषण जो होता है ना, संप्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है वो एक संपर्क का काम करता है, यानी कि लोगों से कैसे संपर्क किया जाता है, इसी को ही यानी कि संप्रेषण के आम भाषा में इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संप्रेषण क्या होता है, संपर्क टूटने पर संप्रेषण क्या रह जाता है कि अधूरा रह जाता है, ठीक है। सफल संप्रेषण में वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुंचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। इस तरीके से सफल संप्रेषण में बाधा कारकों से आती है, और ठीक है, बाधा कारकों से आती है। अब देखिए सफल संप्रेषण का अवरोध, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सफल संप्रेषण के क्या क्या अवरोध हैं बताइए, है ना। तो आप इसे आप देख सकते हैं। पहला है गलत संदेश। अवरोध में क्या है, गलत संदेश, यानी कि संदेश को सही ढंग से संप्रेषित न करना और उसे ठीक ढंग से न समझ पाना, और सफल संप्रेषण में प्रमुख अवरोध है, ठीक है। अगर संदर्भ स्पष्ट न हो और उपयुक्त शब्द, अब देखिए दूसरा है गलत शब्दों का चुनाव, ठीक है। जब भी आप संप्रेषण बनाए, किसी से कम्युनिकेशन बनाए, तो आप एक भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें। अगर आप एक भी गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका संप्रेषण जो होता है वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाएगा, यानी कि वो संप्रेषण में दरार आ जाएगा, बना बनाया काम क्या हो जाएगा, आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि सुनना और समझना, ठीक है। तीसरा क्या है, सुनना और समझना, यानी कि श्रोता का वक्ता अथवा प्रेषक की बात ध्यान से नहीं सुनने पर भी क्या होता है, लिखित संदेश को ध्यान से न पढ़ने पर भी संदेश का संप्रेषण अधूरा रह जाता है। या कोई बोलता है तो अगर उसे अच्छे तरीके से नहीं सुनते हैं तभी भी संप्रेषण क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है, जिससे आपका जो काम अच्छे तरीके से होने वाला होता है वो आपका काम नहीं हो पाता है, ठीक है, अधूरा रह जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप और अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। जैसे कई मरतबा ये होता भी टेलीफोन से कि आवाज़ धीमी आना, टेलीफोन लाइन में शोर या खड़खड़ाहट, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। अगला है पॉइंट इसमें भाव भंगिमा, ठीक है। ये संप्रेषण के अवरोध ही है, ठीक है। ये संप्रेषण का एक माध्यम भी है, ठीक है, और बाधा भी है, ठीक है। इसका मुस्कुराना, क्रोध से देखना, मुंह बिचकाना, व्यंग्य से हंसना, कंधे उचकाना आदि भाव भंगिमाएं भी प्रेषक के संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कई मतलब क्या होता है कि अगर कहीं अगर सामने अब्बू हो, उसके बाद में या सामने पापा हो, उसके बाद में मम्मी हो, अगर कोई बात कहना रहता है तो डायरेक्ट पापा से नहीं करते हैं तो मम्मी से क्या कर सकते हैं कि इशारे इशारे में बात कर सकते हैं, कंधा उचकाना, फिर से आँख भी आप कर सकते हैं, फिर से आँख के इशारे से भी, हाथ से भी कर सकते हैं पापा के डर की वजह से, ठीक है। ये आप समझ गए भाव भंगिमा, ठीक है। चलिए बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये भी सफल संप्रेषण का क्या है, अवरोध है। इस बोलने का ढंग अच्छे तरीके से होने चाहिए, एकदम नरम लहजा में बोला जाए, अच्छे तरीके से बोला जाए, आगे बात समझ में। और भाषा का ज्ञान एकदम होना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भाषा में आप किसी से संप्रेषण बना रहे हैं उस भाषा का ज्ञान आपके अंदर होना एकदम अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उस भाषा का आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप दूसरे व्यक्ति से आप कम्युनिकेशंस नहीं बना सकते हैं और संप्रेषण नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे किसी को आता हो इंग्लिश और आपको आता हो हिंदी, ठीक है, और आप अब उससे कैसे आप उसे उससे आप संप्रेषण सफल होगा, आप ही बताइए, नहीं ना हो सकता है। तो इसलिए जिस भाषा में आप संप्रेषण बना रहे हैं तो उसका आपको भी आना ज़रूरी है, और जिसके साथ आप कर रहे हैं वो उसको भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसको तो मैंने डिटेल्स में बना ही दिया है, लेकिन इसको आप समझ भी लीजिए। ठीक है, अगर आपको वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर के वो देख लीजिएगा, तो आप यूनिट फर्स्ट का पूरा एकदम अच्छे तरीके से उसमें डिटेल्स दे दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं बताइए, तो इसकी 6 विशेषताएं होती है। पहला है अधिक प्रभावशाली, दूसरा है संदेह का निवारण, तीसरा है प्रतिक्रिया का ज्ञान। पहले इसको देख लेते हैं। अधिक प्रभावशाली का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मौखिक संप्रेषण अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, क्योंकि मौखिक संदेश श्रोता पर तत्काल प्रभाव डालता है, यानी कि उसी समय प्रभाव डाल देता है। यानी कि जो काम बोलने से, आप ही बताइए कि अगर लिखने से जो काम जल्दी होगा या बोलने से, तो डायरेक्ट आप बोल देंगे और बोलने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन लिखने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए जो क्या होता है, अधिक प्रभावशाली कौन सा होता है, तो मौखिक संप्रेषण की जो विशेषताएं में पहला क्या है, अधिक प्रभावशाली, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा है संदेश का निवारण। ठीक है, मौखिक संप्रेषण का यह गुण है कि संदेश के बारे में संदेश प्रापक को यदि कोई संदेह हो तो उसको तुरंत ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, किसमें, मौखिक संप्रेषण में। ठीक है, अब देखिए प्रतिक्रिया का ज्ञान, यानी कि आप ऊपर वाला ही समझे, जैसे संदेश का निवारण जो होता है, संदेह का निवारण। अगर किसी चीज़ में आपको संदेह हो, शक हो, शुबा हो, तो आप बोल करके उसी समय उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं ना हो सकता है। अब वो लिख करके आप भेजे हैं, कितने दिन में वहाँ जाएगा, फिर वो पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ से वो लिख करके फिर आपके पास भेजेंगे, तब आपको यहाँ पे उसको फिर क्लियर करके आपको भेजना है, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रतिक्रिया का ज्ञान। संदेश देने पर प्रेषक प्रापक की प्रतिक्रिया को तत्काल जान सकता है। ठीक है, संप्रेषण का वास्तव में उद्देश्य ही यही होता है कि न केवल संदेश भेज दिया जाता है, अपितु संदेश प्रापक की प्रतिक्रिया भी जान ली जाए कि उस पर संदेश का वांछित प्रभाव हुआ है या नहीं। ठीक है, अब है शीघ्रता। ठीक है, शीघ्रता यानी कि शीघ्रता से प्रेषित हो जाता है कौन, संदेश, और उसका क्रियान्वयन भी तुरंत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसी का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे उसी का पॉइंट है ये कि लोदचार। ठीक है, मौखिक संप्रेषण लोदचार होता है क्योंकि परस्पर विचार विनिमय के आधार पर इसमें तुरंत सुधार किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क, मौखिक संप्रेषण में प्रेषक तथा प्रापक के आमने सामने व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है मौखिक संप्रेषण में। ठीक है, मौखिक संप्रेषण कब बनेगा जी, तो जब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने हो, तब जाकर के ये आपका संप्रेषण बनेगा, और इसी को मौखिक संप्रेषण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है आपका कि आंगिक संप्रेषण के 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला प्रकार है शारीरिक मुद्रा। शारीरिक मुद्रा का प्रयोग एक प्रतिभागी की तल्लीनता या संलिप्तता की मात्रा के निर्धारण, संप्रेषकों की स्थितियों के मध्य अंतर, अन्य संप्रेषक के प्रति एक व्यक्ति के मन में स्नेह के निर्धारण हेतु किया जा सकता है। यानी कि जैसे माया नहीं होता, उस तरीके से किया जा सकता है, जहाँ एक व्यक्ति बायां भाग अन्य छवि मुद्रा के समरूप होते हैं। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में है हाव भाव, और हाव भाव के रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा और आपका नंबर मिल जाएगा। हाव भाव से तात्पर्य गैर मौखिक शारीरिक संचलन से है, जो कि अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है। ये हाथ, भुजाओं या शरीर से जुड़े हो सकते हैं, एवं इनमें सिर, चेहरा तथा आंखों के संचलन भी शामिल होते हैं, जैसे कि आंख मिचकाना, झपकाना एवं गोल करना। भाषा एवं हाव भाव या शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण के मध्य की सीमा को चिन्हित करना कठिन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हाव भाव के बारे में यहाँ पे पूरा दे दिया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस हाव भाव के लिए, तो आप उसे अच्छे तरीके से यही लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हाव भाव में ही ये भी दिया गया है आंसर, इसका हाव भाव का यही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए संप्रेषण के में स्पर्श। स्पर्श क्या होता है, जिसका हैप्टिक संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य एक अन्य जीव स्पर्श के द्वारा संप्रेषण करता है, यानी कि छू करके, किसी को टच करके। स्पर्श मीन्स क्या होता है, टच करना। ठीक है, और जैसे कि साथ ही साथ सतहों तथा बनावट के बारे में सूचना उपलब्ध कराते हुए यह अंत व्यक्तिगत संबंधों के अशाब्दिक संप्रेषण का एक अवयव है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि लिखित भाषा, जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि लिखित भाषा, लिखित संप्रेषण में क्या
क्यों, कौन, कब और कैसे से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। ठीक है, लिखित संप्रेषण में ये 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन, कि क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। ठीक है, अब देखिए, लिखना एक कला भी है। ठीक है, आप जानते भी हैं, योजनाबद्ध ढंग से लिखकर बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए हम 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 बातों का ध्यान आपको एकदम रखना चाहिए। ठीक है, क्या का मतलब क्या इसमें है जी, यानी कि लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि संदेश क्या है, यानी कि आप क्या लिख रहे हैं। पत्र लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, टिप्पण लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा है क्यों लिख रहे हैं। विषय तय हो जाने के बाद लेखन का उद्देश्य तय करना आवश्यक होता है। इसमें सूचित करना, यानी कि ये निवेदन है कि या सूचित करना है या पुष्टिकरण करना या समझना है या ये एक रिपोर्ट है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है कौन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि प्राप्तकर्ता। ठीक है, यानी कि किसके पास आप ये लिख रहे हैं। ठीक है, या कोई अधिकारी है या प्रिंसिपल है या बहन है या भाई है या माँ है या बाप है, कौन है, किसके पास ये लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है कब, यानी कि आप जो लिख रहे हैं ये कब लिख रहे हैं, यानी कि इसका दिन और तारीख ये अंकित करना एकदम अनिवार्य है, वरना आपका सब लिखा लिखा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाता है। अगला है कैसे। अब इसका मतलब क्या है कि संदेश की भाषा और लेखन कौशल कैसा है, यानी कि संदेश की भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, अर्थात आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि संप्रेषण के किन्हीं 3 प्रयोजनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पहला व्यक्तिगत जरूरत, दूसरा व्यक्तिगत संबंध और तीसरा है सूचना। ठीक है, एक एक करके इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि वीडियोस लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत ज़रूरत क्या होता है, लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी न होने पर लोग उसकी मांग करते हैं। इन सब स्थितियों में संप्रेषण आवश्यक हो जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत जरूरत नहीं होता कि भाई इसका ये व्यक्तिगत मामला है, यानी कि इसका मामला है। ठीक है, अब व्यक्तिगत संबंध भी बहुत जरूरी, किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि कैसे हैं आप। ठीक है, इसके अलावा लोग अपनी आंख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलता है, इस तरीके से लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, अपना संबंध बनाते हैं, यानी कि अपना कम्युनिकेशन उसके साथ जोड़ते हैं, संप्रेषण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूचना है। अपने विभिन्न कार्यों के लिए कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। जैसे सूचना ग्रहण का काम बचपन से शुरू हो जाता है। जैसे सूचना ग्रहण की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। वर्तमान में जनसंचार माध्यमों से विकसित होने पर क्षण भर में सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से संप्रेषण संभव हो सकता है। अगला है यहाँ पे आपस में बातचीत, ये जरूरी है। संप्रेषण विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए संपन्न होता है। जैसे गप एक शब्द है, संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। इसके जरिए हम एक दूसरे की भावनाओं के, विचारों को, दृष्टिकोणों को जान सकते हैं। जैसे गप नहीं कहते भाई चलो ये गप कर रहा है। अब देखिए कई बातों जब गप करने की वजह से कितने लोग क्या होते हैं कि नाराज भी हो जाते हैं, कितने लोग खुश होते हैं, कितने लोग मजे लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे आग्रह। ठीक है, आग्रह। ठीक है, आज हर प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्या विज्ञापनों का निर्माण किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाले विज्ञापन में लोगों की रुचि और ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र में विज्ञापन, जैसे शैम्पू का, टूथपेस्ट का, डिओड्रेंट का, साबुन का, डिटर्जेंट का, पाउडर का, फिर से फेयर एंड लवली का, बहुत सारे जितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है सबका एक विज्ञापन होता है, ताकि वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुँच जाए और उससे संप्रेषण बन जाए, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये जल्द से जल्द सेल हो जाए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है। ठीक है, ये आग्रह किया जाता है। ठीक है, आप टीवी वगैरह देखते होंगे, टेलीविजन वगैरह, तो आप उस पर देखते होंगे। चलिए संप्रेषण के किन्हीं 5 तत्वों का उल्लेख कीजिए, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में भी किया था। पहला है स्रोत, दूसरा है यहाँ पे वक्तृत्व क्षमता, और तीसरा है विचार, और चौथा है आपका संप्रेषक, और पांचवा है माध्य। ठीक है, इसमें और ऐड कर दिए हैं, लेकिन 5 ही पूछ रहा है, आप उसे 5 ही लिखेंगे। ठीक है, 5 पूछे तो 5 ही लिखिएगा, 6 पूछे तो 6 लिखिएगा। ठीक है,
3 पूछे तो 3 लिखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया, निम्नलिखित पंक्तियों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, ठीक है। पहला है संरचनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा के किस रूप को प्रधानता दी गई। फिर इसमें 4 ये क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और गणेश के साथ मान्यता क्या है, स्वरों और व्यंजनों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, लिखित भाषा के अस्थायी होने से क्या तात्पर्य है, वाक संप्रेषण का क्षेत्र सीमित होने का मूल कारण क्या है, लेखन को दूरी का माध्यम क्यों कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे एकदम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे उत्तर इन सब का दे दिएगा। 9 क्वेश्चन इसी में दिए गए हैं, इसका ज़्यादा आंसर नहीं देना है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में दे देना है आंसर, ठीक है। देखिए, संरचनात्मक भाषा विज्ञान में उच्चरित भाषा के रूप को प्राधान्यता दी गई। अपनी बात को दूसरों तक उच्चरित भाषा के माध्यम से लिखित भाषा की अपेक्षा अधिक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यह एक सच्चाई है कि उच्चरित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन था कि मानव शिशु जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद अपनी मातृभाषा को बोलने लगता है, ठीक है। भाषा के उच्चरित रूप को वह अपने आसपास से प्राप्त करता है। वह यह प्रयास करता है कि जिस तरह उसके संपर्क में आने वाले लोग बोलते हैं उसी तरह वह भी बोल सके। तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है कि लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है। इस तरीके से देखिए, चौथा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दीजिए, वाक्य की व्यापकता के बारे में, ठीक है, आप देख लें। और पाँचवा नंबर हम गणेश, ठीक है, को लिखित भाषा का आविष्कारक मानते हैं, ठीक है। लिखित भाषा का आविष्कारक किसे मानते हैं? गणेश को। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखनी की तरह इस्तेमाल किया। यह भी मान्यता है कि वेदव्यास ने मौखिक रूप से महाभारत का उच्चारण किया और गणेश ने उसे लेखनीबद्ध कर दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है बोलचाल की भाषा। अगला है लिखित भाषा का अस्थायी होने का तात्पर्य यही है, ठीक है। 7 नंबर है वाक संप्रेषण, ठीक है। यहाँ पे सबका आंसर 8 नंबर है ये, और यहीं पे इसका आंसर दे दिया गया है। चलिए, 9 नंबर का यहाँ पे दे दिया है, लेखन को संप्रेषण के क्षेत्र में दूरी का माध्यम कहा गया है। यह इसलिए कि इसमें न केवल लेखक और पाठक की दूरी मिट जाती है, अपितु लेखक और संदेश की दूरी भी सिमट जाती है। इस प्रकार लिखित भाषा का रूप व्यापक संप्रेषण क्षेत्र तक अपने मूल रूप से फैल सकता है, ठीक है। चलिए, अगला है, यहाँ पे देखिए, उच्चरित भाषा की प्रकृति क्या है। आप इसे, चलिए देखते हैं उच्चरित भाषा की प्रकृति क्या है। अब देखें, उच्चरित भाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप आराम से इसको भी लिख सकते हैं, आंसर आपका हो जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उच्चरित भाषा जो होता है वो भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को परस्पर निकट लाने का महत्वपूर्ण साधन होता है, उच्चरित भाषा, ठीक है। भाषा का ही प्रयोग करके ही हम अपनी बात दूसरे तक क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, चाहे वो बोल कर हो या लिख करके हो, ठीक है। अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो बोल करके हो या लिख करके हो, ठीक है। अब उच्चरित भाषा संप्रेषण के लिए श्रोता का सामने आना एकदम ज़रूरी होता है, ठीक है। समाज में उच्चरित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। जैसे कि मानव शिशु जन्म लेने के कुछ समय बाद ही अपनी मातृभाषा को बोलना शुरू कर देता है। वह अपने परिवार, परिवेश और समाज के भाषा के उच्चरित रूप को अनुकरण द्वारा सीखता है। वह संपर्क में आने वाले लोगों की तरह बोलने का प्रयास करता है। यानी जैसे जैसे छोटा बच्चा एक पैदा होता है तो वो 1 साल 2 साल के बाद में जैसे जैसे उसके पास लोग करीब आते हैं वो वैसे वैसे बोलने के वो प्रयास करता है, वो सीखता है, ठीक है। इसी को उच्चरित भाषा कहा जाता है, ठीक है। उच्चरित भाषा रूप को सीखने की यह प्रक्रिया अनायास होती है, ठीक है। समाज में उच्चरित भाषा के विविध रूप प्रचलित होते हैं। हिंदी भाषा के उच्चरित रूप में भी अनेक विविधताएं हैं। जैसे कि हिंदी भाषा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही आदि हिंदी बोलियां हैं। इन बोलियों को बोलने वालों की हिंदी का उच्चरित आपस में भिन्न दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से आप उच्चरित भाषा के बारे में आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। उच्चरित भाषा को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है क्या, तो बोलचाल की भाषा को ही आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों का आधार बनाया जाता है। यह दृष्टिकोण लिखित भाषा का स्थान मौखिक भाषा की तुलना में गौण मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पे लिखित भाषा, ये तो बहुत सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भाषिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण का संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाषिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जैसे कि देखिए, आंगिक संप्रेषण के दो रूप है, जैसे कि पहला है हाव भाव और दूसरा आंगिक भाषा। दोनों में प्रकारात्मक दृष्टि से विभेद और पृथक्करण नहीं है। हम मौखिक भाषा के साथ दोनों रूपों का सहज रूप में प्रयोग करते हैं। इसे सोदाहरण इस प्रकार स्पष्ट कर, जब कोई दिन व्यक्ति आंगिक चेष्टा के साथ सलाम बोलता है तो वह आंगिक संप्रेषण है, और वाचिक संप्रेषण का समन्वित रूप अपनाता है। सलाम या नमस्ते में आंगिक संप्रेषण के दोनों रूपों का समन्वित प्रयोग देखा जा सकता है। व्यक्ति नमस्कार के लिए दोनों हाथ उठाता है, यह हाव भाव या आंगिक चेष्टा है। ठीक है, और उसके बाद में जो बोलता है, उसके बाद में नीचे के पायदान पर खड़ा व्यक्ति अपनी दीनता की अभिव्यक्ति से नमस्कार करते समय पूरे शरीर को झुकाता है। ठीक है, यह अभिव्यक्ति आंगिक भाषा है। ठीक है, आयु या पद के बड़े इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हाव भाव के प्रकार है। यहाँ पे देखिए दे दिया गया, हाव भाव के बारे में दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। हाव भाव यह संप्रेषण के संकेत हैं और मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। अगर कोई मौखिक भाषा जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, तो देखिए उसमें क्या हो रहा है, हाथ से इशारा भी करना पड़ता है, हाथ से उसे बताने में मैं किसे मार दूंगा तो उसे मार दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है आगे, ये सब हाव भाव के बारे में दिया गया है। हाव भाव के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से इसे लिख सकते हैं। आंगिक भाषा किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे दे दिया गया, आंगिक भाषा किसे कहते हैं। तो आंगिक संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आंगिक भाषा है। जैसे कि मनोभावों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसी तरह शरीर के इन मनोभावों को व्यक्त करता है। ठीक है, इस तरीके से आप आंगिक भाषा यानी कि अंग की भाषा जो होता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, वही। चलिए शारीरिक प्रतिक्रियाएं, ये भी पहले ही पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे शारीरिक स्थितियाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आंगिक भाषा को अभिव्यक्त करने वाली प्रमुख स्थितियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आंगिक भाषा को अभिव्यक्त करने वाली प्रमुख स्थितियाँ कौन कौन से हैं। तो पहला है क्षेत्र। इस विषय के मर्मज्ञ विद्वानों ने बताया है कि दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का स्तर पर 4 तरह की दूरियां होती हैं। ठीक है, घनिष्ठता परिचय का क्षेत्र, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक क्षेत्र। सामाजिक संपर्क में आपका नौकर घर में आया, डाकिया रास्ता पूछने वाला, अजनबी आदि इस तरीके से आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य लोगों के समूह से है जिसे हम संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए इसी का आंसर यहाँ दिया गया है, जैसे लीजिए, है ना। मान लीजिए कि किसी लिफ्ट में 8-10 लोग खड़े हैं, भौतिक निकटता यानी कि जो दूरी के बावजूद ये घनिष्ठता के क्षेत्र में नहीं पहुँचे हैं। इस स्थिति में मन की दूरी कायम रखने के लिए कुछ मान्य सामाजिक कायदे हैं, जैसे कि लोग अनावश्यक न बोले, परिचितों से बोले तो भी फुसफुसा कर, पास खड़े लोगों को आंखें मिलाकर न देखें, हो सके तो सिर्फ छत की तरफ देखें, अगर कभी देख भी लिया तो चेहरा भाव विहीन हो, शारीरिक स्पर्श से बचे और स्पर्श हो जाए तो दूरी रखने का उपक्रम करें। ठीक है, चलिए दूसरा है अंदाज, पोस्चर। आपका पोस्चर रहना बहुत ज़रूरी है, अंदाज अच्छा होना चाहिए, हाथ रखने का अंदाज, बैठने का अंदाज, खड़े होने का अंदाज, ये बहुत ज़रूरी होता है। उन्मुख होना यानी एक दूसरे के निकट खड़े होना, दूर दूर खड़े होना, एक दूसरे की तरफ मुंह करके ना खड़े होना और चुपचाप रहना अथवा किसी की प्रतीक्षा भाव व्यक्त करना, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होना परंतु दूर दूर के संकोच का भाव व्यक्त करना, परस्पर उन्मुखता व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुखाकृति, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे हंसी, घृणा, क्रोध, गुस्सा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, साक्षात्कार और सामान्य बातचीत के बीच 3 अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे इसके निम्नलिखित अंतर दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ें। पहला साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विशेष संदर्भ में होने वाला वार्तालाप यानी कि बातचीत या किसी भी प्रकार का हो सकता है।
अर्थात यह विशुद्ध रूप से भी व्यावसायिक, घरेलू, निजी या नौकरी या राजनीति से संबंधित भी हो सकता है। कहने का भाव यह है कि साक्षात्कार का प्रभाव और क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। यानी साक्षात्कार में एक प्रश्न करने वाला होता है जो किसी व्यक्ति से तत्संबंधित विषय पर प्रश्न पूछता है। इस प्रकार साक्षात्कार में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है। दूसरा होता है संवाद। संवाद के बारे में भी आ सकता है, आप उसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के 5 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 5 सिद्धांतों का उल्लेख। देखिए तो इसके 5 सिद्धांत कौन कौन से? तो औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद, 2 पक्षों का शामिल होना, गंभीर विषय, प्रश्नोत्तरी, ये सब हम लोग पहले भी क्वेश्चन इसको कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे कर भी दिया भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला है नौकरी के लिए आयोजित साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे नौकरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब इसका और आंसर यहाँ है, यहाँ से। ठीक है। चलिए यहाँ तक है। उम्मीदवारों की नई भाषा सीखने की क्षमता और उनके आत्मविश्वास को कसौटी पर कसा जाता है। अगला क्वेश्चन है संवाद की विशेषताएं बताइए। तब संवाद देखिए, अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं देखिए। पहला क्या है कि प्रवाहन पूर्ण संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत यानी कि अर्थपूर्ण विचार होना चाहिए। दूसरा है स्वाभाविकता, यानी कि संवाद की स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार और आदि को ध्यान में रख करके बोलना चाहिए। संवाद जो होता है देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। ठीक है। ये विशेषताएं हैं इसके, यहाँ पे बहुत सारे विशेषताएं दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए संवाद में मेन एक होता है पॉइंट कि संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के संवादों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। पहला 2 देशों के बीच शिखर वार्ता संवाद, इसका उल्लेख करना है। उसके अंदर और भी बहुत सारे इसके उल्लेख दिए गए हैं, उसको करना है। ठीक है। तो इसमें मैंने दे दिया गया है कुछ ऐसी भी दे दिया है मैंने, संवाद भी दे दिया है, ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछे कि संवाद लिखे तो आप कैसे लिखा जाता है संवाद, वो इससे देख करके आप उसी के एग्जाम्पल पे अगर इससे मिलता है तो यही लिख देंगे, अगर इससे नहीं मिलता है तो आप उसी के अंदाज पे दूसरा लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए अगला है कि संप्रेषण में भाषा और लिपि का क्या महत्व है। ठीक है। तो देखिए संप्रेषण में भाषा और लिपि, भाषा तो आप जानते हैं, हर भाषा का एक लिपि भी होता है। जैसे हिंदी भाषा का लिपि क्या है? तो देवनागरी है। इंग्लिश भाषा का क्या है? तो रोमन है। इस तरीके से हर भाषा का लिपि एक होता है। ठीक है। तो आप उसमें क्या महत्व है इसमें आपको दिया गया है कि मानव संप्रेषण का अन्य प्रणालियों। चलिए देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार के विभिन्न रूपों में साधारण व्यक्तियों के से साक्षात्कार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए विशिष्ट व्यक्तियों में साक्षात्कारों के अतिरिक्त चुनाव आदि के समय देश के गांव कस्बों में बैठे साधारण व्यक्तियों से भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। ठीक है। ताकि जनता की नब्ज होती है वो पहचानी और जा सके। ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए लिए गए साक्षात्कार की विशेषताएं। तो देखिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए लिया गया साक्षात्कार एक विशिष्ट प्रकार का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार के प्रति धारणात्मक परीक्षाओं से कुछ भिन्नता रखते हैं। इन परीक्षाओं में उम्मीदवार के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की मौखिक परीक्षा ली जाती है। ठीक है। प्रश्नोत्तरी शैली से क्या तात्पर्य है? ठीक है। प्रश्नोत्तरी शैली, इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न की विशेष उद्देश्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। नौकरी के लिए साक्षात्कार में प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि चयनकर्ताओं को यह मालूम हो सके कि व्यक्ति उक्त विशेष पद के कितने योग्य है। यानी कि आप इसको आम भाषा में इंटरव्यू कह सकते हैं। ठीक है। इंटरव्यू लिया जाता है, किसी भी नौकरी के इंटरव्यू लिया जाता है ताकि उससे क्या पता चल सके आगे, हाँ इस बंदे के अंदर कितनी क्वालिटी मौजूद है और ये क्या क्या कर सकता है, ये कितना मतलब उस काम के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है। चलिए शैक्षिक क्षेत्र के साक्षात्कार पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए और अब देखिए अगला है कि साक्षात्कार में कौन कौन से 2 पक्ष हैं स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार के 2 ही पक्ष हैं। एक पक्ष तो पूरी तरह दूसरे पक्ष पर निर्भर है। उम्मीदवार और चयन समिति, ये 2 ही पक्ष हैं। एक उम्मीदवार होता है और एक चयन समिति होता है। ठीक है। चयन समिति यदि समझदार है तो उम्मीदवार से थोड़े समय में ही अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। कौन?
अगर जो चयन समिति है वो अगर वो समझदार है, नॉलेजेबल पर्सन है, अगर उसके अंदर जो क्वालिटी है कूट कूट करके भरी हुई है, तो वो एक दो ही पॉइंट में वो बहुत सारे नॉलेज ले सकता है। ठीक है, यानी कि इसे एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू देने वाला। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ लीजिए। समझ गए? चलिए, अगला है सामाजिक प्रयोजनों के साक्षात्कार की क्या विशेषताएं हैं, सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है। संवाद का अर्थ बताते हुए परिभाषित कीजिए। संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है और एक साहित्यिक और नाटकीय रूप भी है जो इस तरह के लेन देन को दर्शाता है। संवाद कल्पना में दो या दो से अधिक किरदारों के बीच एक मौखिक विनिमय है। साधारण भाषा में जिसे बात करना कहा जाता है, जैसे कि फिल्मों में, धारावाहिक में या किसी बैठक में, है ना। इस तरीके से संवाद, यह सब संवाद कहलाता है। चलिए, ये सब संवाद है। अच्छी संवाद रचना के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो आप देख लें यहाँ पे दे दिया गया। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। पहले, छोटे संवाद होना चाहिए, फिर सहजता स्वाभाविक होनी चाहिए, संवादों में रोचकता यानी कि थोड़ा सा रोचक होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप सरल भाषा होना चाहिए, है ना। संवाद पत्रों की सामाजिक स्थिति का अनुकूल और होने चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर भी रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, यहाँ पे कुछ संवाद आपके लिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप इसे देख करके अच्छे तरीके से समझ लें कि हाँ संवाद कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि संवाद लेखन के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिए। जैसे पहला है रोगी और वैद्य का संवाद। रोगी और वैद्य के बीच में किस तरीके से संवाद हो रही है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ये आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको पढ़ लेना है। चलिए, सब्जी वाले और ग्राहक के वार्तालाप, ये भी संवाद ही है। जैसे कि ग्राहक कहता है ये मटर कैसे दिए भाई, सब्जी वाला कहता है ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताज़ा है। ठीक है, ग्राहक कहता है भाव तो बताओ, सब्जी वाला कहेगा बेचे तो 15 रुपये किलो हैं पर आपसे 12 रुपये ही ले लेंगे। इस तरीके से बातचीत होती है और हर इंसान ये इस तरीके से संवाद कर सकता है। ठीक है, और आराम से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे भी और कुछ संवाद यहाँ पे भी है। ये सब्जी वाला तो यहाँ से अब सब्ज़ी वाला जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक सब्ज़ी वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखिए, कह रहे कि दो दोस्तों के बीच लक्ष्य को लेकर के संवाद लेखन यानी कि लिखिए। जैसे कि अनिल, आदित्य, है ना। इस तरीके से इन दोनों के दोस्तों के बीच में जीवन लक्ष्य को लेकर के संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते। दो मित्रों के बीच वार्षिक उत्सव पर संवाद है। ठीक है, तो इतना एक संवाद काफ़ी है आपके लिए, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे और उसी पे आप संवाद लिख सकते हैं। जैसे भाषा के लिखित, मौखिक और आंगिक रूप से आप क्या समझते हैं, तो भाषा के लिखित मैंने बता दिया, अभी मौखिक बता दिया, आंगिक बता दिया। ठीक है, इन सब तीनों क्वेश्चन को इसमें दे दिया गया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, इसको फिर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाषा सूचना के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है, इस कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए, भाषा सूचना के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। हम प्रतिदिन अपने अनुभव, विचारों और संवेदनाओं, विश्वासों, मूल्य आदि के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियोस लंबी ना हो इसकी वजह से मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ। जल्दी जल्दी संक्षेप में अपनी बात को कहने का क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से। संक्षेप में अपनी बात को कहने का एक बड़ा महत्व है। श्रोता पर अपना प्रभाव जमाने के लिए हमें नपी तुली भाषा की शब्दावली को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि जो ऐसा बात बोलना चाहिए कि ताकि उसको ख़राब ना लगे और अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए, संक्षेप ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। संवाद के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है, तो संवाद के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। पहला, वक्ता श्रोता की संख्या के आधार पर। दूसरा है सामाजिक परिवेश और सामाजिक भूमिका के आधार पर, है ना। इस तरीके से दे दिया गया है, इन सब को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। कह रहा है कि सभा में किस प्रकार के आचरण को मर्यादा के खिलाफ माना जाता है, उदाहरण दीजिए। तो सभा में ये जो सभा एक मजलिस होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे कौन सा ऐसा आचरण के मर्यादा जो होता है वो खिलाफ माना जाता है। ठीक है, उसी के बारे में इसमें डिस्कस करना है। तो इसमें बहुत सारे आप दिया गया, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, औपचारिक पत्र किसे नहीं लिखा जाता है, ये एक छोटा सा, तो भाई को औपचारिक पत्र नहीं लिख सकते हैं, बाकी सबको लिख सकते हैं। चलिए, अगला, अनौपचारिक पत्र को के दो उदाहरण
का उल्लेख कीजिए। अनौपचारिक पत्र, अब देखिए अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र है जिसे निजी जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मित्रों के लिए लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि अपने जान पहचान वालों के लिए लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। और औपचारिक पत्र जो अपने जान पहचान के नहीं होते हैं उनको लिखा जाता है। क्लियर होगा यहीं पे, बस इतना याद रखिएगा तो ये क्लियर हो गया। संवेदना पत्र को औपचारिक पत्र क्यों माना जाता है? देखिए दुख और निराशा के समय अपने परिचितों अथवा संबंधियों को सांत्वना के देने के लिए पत्र लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र को ही संवेदना पत्र कहा जाता है, उसमें संवेदना लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बधाई पत्र किन किन अवसरों में भेजा जाता है? तो बधाई पत्र तो आप जानते ही हैं कि बधाई पत्र विवाह में, विवाह के दिवस, जन्म दिवस आदि अवसरों पर भेजा जाता है। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होते हैं या अनौपचारिक? सरकारी पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, यानी कि सरकारी पत्र सरकार को आप जानते भी हैं, ठीक है। चलिए आदर्शीय के लिए आदर्श जो है आदर्श अर्ध शासकीय पत्र में संबोधन हाथ से क्यों लिखा जाता है? ठीक है, तो अर्थशास्त्रीय पत्र में संबोधन हाथ से लिखा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्पर्श मिल जाता है। क्या अर्धशासकीय पत्र की प्रतियां भेजी जाती हैं? तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आवेदन पत्र भेजते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आवेदन पत्र, ठीक है, तो आप आवेदन पत्र आप लिखे भी होंगे, आपको पता भी होगा, फिर भी मैंने इसमें दे दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए औपचारिक पत्र के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। औपचारिक पत्र तो देखिए यहाँ पे दे दिएगा, निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला पत्र प्रातक का पद नाम तथा पता होना चाहिए, प्रेषक का पता, शहर मोहल्ला इलाका शहर, फिर से दिनांक डेट, फिर से विषय सब्जेक्ट, संबोधन, फिर से विषय वस्तु, ठीक है। इस तरीके से औपचारिक पत्रों के प्रमुख अंग ये हैं, ठीक है। हस्ताक्षर भी उसमें ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ पत्र मैंने आपको दे दिया है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। देखिए आपके मोहल्ले में बिजली प्रायः चली जाती है, बिजली के अधिकारी को शिकायत पत्र लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। एक पत्र, यहाँ आपके गांव में प्रायः डाक की व्यवस्था अव्यवस्था रहती है, इस संबंध में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अव्यवस्था का संपूर्ण विवरण देते हुए संपादक के नाम एक पत्र लिखें। तो आप यहाँ पे पत्र, ये हो गया 2 पत्र, और अब देखिए यहाँ पे हो गया 2 पत्र। अब यहाँ से एक और है औपचारिक भाई पत्र पर प्रारूप तैयार कीजिए। तो ये तैयार हो गया प्रारूप, है ना। अब इस पे आप लिख सकते हैं, छोटे भाई पे भी यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए अगला है कि टेलीविज़न और सिनेमा के 2 भेद बताइए। तो टेलीविज़न और सिनेमा में भेद जो है, टेलीविज़न पर दृश्य बिंब छोटे आकार के दिखाए जाते हैं, जबकि सिनेमा में ये बहुत बड़े होते हैं। इस तरीके से आप सिनेमा और टेलीविज़न के बारे में आप खुद जानते हैं, पिक्चर देखने जाते होंगे और घर में भी टीवी है तो आप खुद उसके देख सकते हैं। बोलचाल की भाषा में निम्नलिखित में से कौन कौन से गुणों का होना ज़रूरी है जो सरल और सुनकर समझ में आ सके, जिसमें संस्कृति, यानी कि इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो ये सब का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, आप इस अच्छे तरीके से देख लेंगे। संचार का अर्थ बताते हुए संचार के प्रकारों के बारे में बताइए। तो संचार, यहाँ संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुँचाना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दे दिया गया है, संचार एक जटिल प्रक्रिया है और उसके कई रूप या प्रकार हैं, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित देखे, जैसे मौखिक संचार, जैसे बोल करके प्रचार करना, संचार करना। दूसरा है अंतर व्यक्तित्व संचार। तीसरा है समूह संचार, है ना। इसको आप अच्छे तरीके देख सकते हैं और आराम से आप लिख सकते हैं, जन संचार। चलिए नए संचार माध्यम किन्हें कहा जाता है? तो जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर से कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं है, सब लोग जानते हैं कि हाँ कंप्यूटर जो है वो एक नए संचार है और आज यह संचार का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। यह ऐसा उपकरण है जिसके कारण संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज जो है संसार भर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर की पहुंच नहीं है। इस पर अखबारों, रेडियो, टेलीविज़न के लिए समाचार पत्र लिखे जा सकते हैं, संपादित किए जाते हैं तथा प्रसारित भी किए जाते हैं। जैसे अब देखिए इंटरनेट, है ना, यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए आप इसे अच्छे तरीके से, मोबाइल फ़ोन, है ना, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे और आप तो इसे जानते भी हैं। अब संचार की प्रक्रिया और संचार के तत्वों का उल्लेख कीजिए। संचार की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है और उसका उल्लेख भी कर दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियोस लंबी होने की वजह से हम इसको बहुत तेज़ी से ले जाए। रेडियो के विषय में बताइए। रेडियो आप जानते ही हैं। टेलीविज़न का वर्णन कीजिए। टेलीविज़न के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आंसर इसका दे दिए हैं। चलिए
इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद होते हैं। यानी कि कंप्यूटर में हर एक चीज़ मौजूद होता है। किसमें? इंटरनेट में। ठीक है, इसे जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। इस इंटरनेट में अच्छे, खराब और सब चीज़ मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कार्यालयी लेखन में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, यहाँ पे कार्यालयी में लेखन में भाषा के प्रकार का महत्व यहाँ पे दे दिया प्रकाश, आप इसे देख सकते हैं। अगला है आदर्श रिपोर्ट, यानी कि प्रतिवेदन की विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन को ही आदर्श रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे देख। प्रतिवेदन के प्रकार बतलाइए, तो यहाँ पे इसका दे दिया गया है, आप देख लेंगे। विद्यालय में हुए पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवृत्त तैयार कीजिए। ठीक है, टिप्पण यानी कि नोटिंग किसे कहते हैं, यहाँ पे दे दिया, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये नोटिंग के ही बारे में ये भी दिया गया है। और टिप्पणी के प्रकार या नोटिंग के प्रकार दिया है, टाइप्स ऑफ नोटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ नोटिंग में पहला है प्रशासनिक, है ना, दूसरा सामान्य, तीसरा अनुभागीय, सबको देख लेंगे आप। प्रतिवेदन तैयार करने की योजना किस प्रकार की जाती है, यहाँ पे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, प्रतिवेदन लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। सृजनात्मक भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सृजनात्मक भाषा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे। कहानी की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कहानी तो आप जानते ही हैं। भाषा और शिल्प के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सबको देख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है, इधर वाला आंसर है, इधर वाला। ठीक है, अब देखिए, साहित्य भाषा की विविधता, है ना, सृजनात्मक लेखन की भाषा में विविध रूप, यहाँ पे आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कहेगा सृजनात्मक लेखन की विविध रूप बताइए, उसके चर्चा कीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं। फीचर की भाषा, आप इसे लिख सकते हैं, फीचर की भाषा। ठीक है, फीचर की भाषा में ही ये सब दिया गया है। निबंध की भाषा, ठीक है, कहानी की भाषा, सब यहाँ पे दे दिया गया है। सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व क्या है, सब इसमें दिया गया है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आप एग्ज़ाम में अगर आप बैठ जाएंगे तो आप आराम से, और इसको देख लिए होंगे आप अगर, तो आप आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करें। अब देखिए, आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्य की नई विधाएं हैं। दोनों ही व्यक्ति विशेष के जीवन की विविध घटनाओं एवं प्रसंगों के वर्णन की विधा है। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, जबकि व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। यानी कि हमारे बारे में अगर आप लिखते हैं तो ये जीवनी कहलाएगा, और मैं अपने बारे में खुद लिखूंगा तो वो आत्मकथा कहलाता है। जैसे बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे आप खुद से, और अगर बायोग्राफी है तो वो कोई दूसरा लिखता है। ठीक है, यही समझ गए। यात्रा वृत्तांत लिखने के कारणों का उल्लेख कीजिए। समझ गए, चलिए। डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, डायरी और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, ध्यान में रखने वाली बात कौन सी, डायरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है सभी, संस्मरण यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, संस्मरण की विशेषताएं यहाँ पे हैं। वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा, जिसको डिबेट कहते हैं। डिबेट आज तो देख ही रहे हैं टीवी चैनलों पे, न्यूज़ चैनल पे किस तरीके से डिबेट हो रहे हैं, मारपीट भी हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। चलिए,
प्रोक्ति से क्या तात्पर्य है? प्रोक्ति, ठीक है। चलिए, क्या केवल वाक्य संप्रेषण को व्यक्त करने में सफल होते हैं? तो भाषण हित में संप्रेषणीयता को महत्व मिलने के साथ ही व्यक्ति की संकल्पना सामने आई, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगला है, किन तथ्यों पर ध्यान देने से समाचार लेखन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है? तो इन सब पे ध्यान दीजिए जो दिया गया इसमें पॉइंट। किस प्रकार के तथ्य समाचार पत्र को सार्थक बना सकते हैं? ठीक है, किस प्रकार के तथ्य समाचार लेखन को सार्थक बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए, समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ककार यहाँ पे है, ठीक है। 6 ककार यानी कि क्या, कहाँ, कब, कौन और क्यों और कैसे, ये 6 ककार यहाँ पे दे दिया गया है। क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और ये कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार बनने योग्य तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे भी दे दिया। अगला है, समाचार के गुणों की चर्चा करें। समाचार के गुण यहाँ पे दे दिया गया है सब ये। यहाँ देखिए साइड में दे दिया गया है। स्पष्टता, भाषा का प्रकार पर टिप्पणी लिखें। ये देखिए भाषा के प्रकार है, आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, भाषा भेद से आप क्या समझते हैं? दे दिया गया है यहाँ पे। चलिए, प्रकृति संकल्पना और भूमिका सापेक्ष विकल्पन को समझाइए, ठीक है। ये सब आंसर दे दिया गया है, बहुत आसान लफ्ज़ में है और इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। आप खुद इसे अगर रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बोलचाल की भाषा का विपयंकन क्यों आवश्यक है? ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा के व्यवहारिक पक्ष में वक्ता का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। भाषा के उपयोग का क्या महत्व है? भाषा के कौन कौन से उपयोग हैं? ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है। भाषा के रूपों पर विचार कीजिए, ठीक है। बस अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसका इस वीडियोस का एंड हो जाएगा। भाषा के उपयोग पर टिप्पणी करें यहाँ पे, ठीक है। भाषा का व्यावहारिक पक्ष क्या क्या है? यहाँ पे दिया गया है। चलिए, बस यहीं पे इस वीडियोस का एंड होता है। तो आपने जब ये वीडियोस देखा है तो आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। मैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, तो आपका फ़ायदा ये होगा कि सारे PDF जो मैं इस पे देता हूँ वो आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कोई खर्च भी नहीं। और इसी चैनल पे हम 3rd ईयर का भी तैयारी अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स के साथ करवाने वाले हैं एग्ज़ाम के बाद में। अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पूरे डिटेल्स के साथ उस पर इसी चैनल पर बात होगी फिर। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक